नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पत्रकार को चमचा होने की जरूरत नहीं है, उसे संदेहवादी होना चाहिए। मतलब सरकार के हर दावे को संदेह की निगाह से देखिए। यह वाक्य अमेरिका के अस्ताचल राष्ट्रपति ओबामा का है। पद छोड़ने से 48 घंटे पहले ओबामा ने व्हाइट हाउस के पत्रकारों से बात करते हुए अंग्रेजी में इस वाक्य को यूं कहा, यू आर नॉट सपोज टू बी साइकोफेंट्स, यू आर सपोज टू बी स्केप्टिक्स। हिंदी में संदेहवादी ही उचित शब्द है, मगर मुझे प्रश्नवादी बेहतर लगता है। पत्रकार को प्रश्नवादी होना चाहिए। ओबामा के इस कथन के 2.5 महीना पहले सुदूर भारत ने भी ठीक यही बात अंग्रेजी अखबार के इंडियन एक्सप्रेस के संपादक राजकमल झा ने भारत के प्रधानमंत्री के सामने कही थी। उनके सामने कहे जाने से इस बात का वजन थोड़ा अधिक हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सत्ता के शिखर पुरुष के सामने सवाल पूछने के अपने अधिकार को दोहराया था। Important, especially in an age, and I turned 50 this year, so I can say that, when we have a generation of journalists who are growing up in an age of retweets and likes, and they do not know that criticism from a government is a badge of honor. आपने देखा उस वक्त हॉल में कितना सन्नाटा पसर गया, प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी। ओबामा कह रहे हैं कि अमेरिका को पत्रकारों की जरूरत है, लोकतंत्र को पत्रकारों की जरूरत है। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे ट्रंप मीडिया से इस तरह पेश आ रहे हैं जैसे उसका काम उनके कथनों को सिर्फ टाइप करना है, प्रश्न करना नहीं। अमेरिका में प्रेस के संवैधानिक अधिकार भारत से कहीं ज्यादा और बेहतर प्रतीत होते हैं। अमेरिकी मीडिया को लेकर कोई आदर्श या स्वर्ण युग टाइप धारणा नहीं रखनी चाहिए। उनकी भी खूब कमियां रही हैं। भारत में भी आम लोग खूब पूछते हैं इन दिनों कि मीडिया सरकार से डर गया है, क्या सरकार मीडिया को डरा रही है, क्या पत्रकार बिक गया है, फला पत्रकार नहीं दिख रहा तो कहीं सरकार ने उसको चलता तो नहीं करवा दिया, फला चमचा है। पत्रकारों को इस बात के लिए भी निशाना बनाया जाता है दूसरी तरफ कि वो सरकार से सवाल क्यों करता है। वैसे 8 साल के कार्यकाल में ओबामा की 160वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये व्हाइट हाउस की आप कह सकते हैं। इसे आप उनके 8 साल के कार्यकाल से भागा करेंगे तो ओबामा ने हर साल 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 2.5 साल हो गए भारत के प्रधानमंत्री ने एक भी औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। अलबत्ता उन्होंने चंद चैनलों और अखबारों को विस्तार से इंटरव्यू दिया है। 2.5 साल में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कोई ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। वैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 8 साल में 210 और क्लिंटन ने 8 साल में 193 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन आप दर्शक या पाठक इसे दिल्ली की सरकार के संदर्भ में ना देखें, अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री के संदर्भ में भी देखिए कि कौन है जो खुद को ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम प्रश्नों के लिए पेश करता है। सारी बहस प्रधानमंत्री को केंद्र में रखकर नहीं होनी चाहिए। इससे अखिलेश यादव से लेकर नीतीश कुमार, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी सब सस्ते में छूट जाते हैं। ओबामा ने कहा है कि सरकार पत्रकारों को कठोर प्रश्न करने चाहिए। हम बात करेंगे कि उनके कार्यकाल में पत्रकारिता का क्या स्तर था, कैसी आजादी थी। प्रेस की स्वतंत्रता की सूची में दुनिया के 180 देशों में अमेरिका का स्थान सिर्फ 41वां है। पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर फिनलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड है, जहां ना ओबामा है ना ट्रंप है। सीरिया, अफगानिस्तान, इराक को लेकर अमेरिकी मीडिया के प्रोपेगेंडा को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह सब तब हुआ जब ट्रंप सीन में भी नहीं थे। अब उनका काल शुरू हो रहा है। ट्रंप ने फेक न्यूज का मसला उठाया है, उस पर आलोचना हो सकती है, मगर यह एक हकीकत है, इससे कौन इनकार कर सकता है। जो भी है, ट्रंप प्रेस को लेकर अपनी नापसंदगी जाहिर करते हैं खुलकर। जैसे भारत में एक मंत्री ने प्रेस को प्रेस्टिट्यूट कहा, तमाम समर्थक सोशल मीडिया पर गाली देने वालों की टोली बना लेते हैं और प्रेस को आए दिन गाली देते हैं और प्रेस की आजादी को कम करने का समर्थन करते हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर प्रश्नवाद को बेकार बताते हैं। ट्रंप आगमन को लेकर मीडिया अपनी आजादी और भूमिका पर लगातार विचार कर रहा है, यह अच्छी बात है। हाल ही में अमेरिकी पत्रकारों ने ट्रंप को एक पत्र लिखा। हम पूरा तो नहीं मगर व्यापक हिस्से का, कहीं शाब्दिक तो कहीं भावात्मक अनुवाद पेश करेंगे। लंबा पत्र है, गौर से सुनिएगा। यह पत्र, आप इस पत्र को तमाम अखबार अगर पहले पन्ने पर छाप दें तो पत्रकारों के बदलने से पहले आप पाठक में बदलाव आ सकता है, फिर सब कुछ अपने आप ठीक होने लग सकता है। अगर आप पाठकों में से कोई पत्रकारिता का दीवाना है तो अपने स्तर पर इसका अलग अलग भाषाओं में अनुवाद कीजिए और बस स्टैंड से लेकर गांव के चौपाल तक पर चिपकाइए। अमेरिकन प्रेस कोर अमेरिका के पत्रकारों का एक बड़ा संगठन है, तमाम माध्यमों के पत्रकार हैं, जिसका सेंटर न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के भीतर बताया जाता है। हर तरह के पत्रकार और विचारधारा के हैं इसमें। अब हिंदी में पत्रोच्चारण आरंभ करता हूं। आदरणीय निर्वाचित राष्ट्रपति जी, आपके कार्यकाल के शुरू होने के अंतिम दिनों में हमने अभी ही साफ कर देना सही समझा कि हम आपके प्रशासन और अमेरिकी प्रेस के रिश्तों को कैसे देखते हैं।
हम मानते हैं कि दोनों के रिश्तों में तनाव है। रिपोर्ट बताती है कि आपके प्रेस सचिव व्हाइट हाउस से मीडिया के दफ्तरों को बंद करने की सोच रहे हैं। आपने खुद को कवर करने से कई न्यूज संगठनों को बैन किया। आपने ट्विटर पर नाम लेकर पत्रकारों पर ताने कसे हैं, धमकाया है। अपने समर्थकों को भी ऐसा करने के लिए उकसाया है। आपने एक रिपोर्टर का यह कहकर मजाक उड़ाया कि उसकी बातें इसलिए अच्छी नहीं लगी कि वो विकलांग है। हमारा संविधान प्रेस की आजादी का संरक्षण है। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस का सम्मान कैसे करेंगे। प्रेस से संबंध रखने के नियम आपके होंगे। हमारा भी यही अधिकार है, क्योंकि टीवी और अखबार में वो जगह हमारी है जहां आप प्रभावित करने का प्रयास करते रहे हैं। वहां आप नहीं, हम तय करते हैं कि पाठक, श्रोता या दर्शक के लिए क्या अच्छा रहेगा। अपने प्रशासन तक रिपोर्टर की पहुंच समाप्त कर आप गलती करेंगे। हम सूचना हासिल करने के तरह तरह के रास्ते खोजने में माहिर हैं। आपने अपने अभियान के दौरान जिन न्यूज संगठनों को बैन किया, उनकी भी कई बेहतरीन रिपोर्ट सामने आई हैं। हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। पत्रकारिता के नियम हमारे हैं, आपके नहीं हैं। हम चाहें तो आपके अधिकारियों से ऑफ रिकॉर्ड बात करें या ना करें। हम चाहें तो ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग में आए या ना आए। अगर आप ये सोचते हैं कि रिपोर्टर को चुप करा देने या भगा देने से स्टोरी नहीं मिलेगी तो गलत है। हम आपका पक्ष लेने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन हम सच्चाई को तोड़ने मरोड़ने वालों को जगह नहीं देंगे। वे जब भी ऐसा करेंगे हम उन्हें भगा देंगे। यह हमारा अधिकार है। हम आपके झूठ को नहीं दोहराएंगे, आपकी बात छापेंगे, लेकिन सच्चाई का पता करेंगे। आप और आपका स्टाफ व्हाइट हाउस में बैठा रहे, लेकिन अमेरिकी सरकार काफी फैली हुई है। हम सरकार के चारों तरफ अपने रिपोर्टर तैनात कर देंगे, आपकी एजेंसियों में घुसा देंगे और नौकरशाहों से खबरें निकाल लाएंगे। हो सकता है कि आप अपने प्रशासनिक इमारतों से आने वाली खबरों को रोक लें, लेकिन हम आपकी नीतियों की समीक्षा करके दिखा देंगे। हम अपने लिए पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे मानक कायम करने का प्रयास करेंगे। हम आपको इसका श्रेय देते हैं कि आपने मीडिया की गिरती साख को उभारा है। हमारे लिए भी यह जागने का समय है। हमें भी भरोसा हासिल करना होगा। हम इसे सही साहसिक रिपोर्टिंग से हासिल कर लेंगे। अपनी गलतियों को मानेंगे और अपने पेशेवर नैतिकता का पालन करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप 8 साल ही राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं, लेकिन हम तो तब से हैं जब से अमेरिकी गणतंत्र की स्थापना हुई। इस महान लोकतंत्र में हमारी भूमिका हर दौर में सराही गई है, तलाशी गई है। आपने हमें मजबूर किया है कि हम अपने बारे में फिर से यह बुनियादी सवाल करें कि हम कौन हैं, हम किस लिए यहां आए हैं। हम आपके आभारी हैं। अपने कार्यकाल के आरंभ का लुत्फ उठाइए। द प्रेस कोर, यह है उनकी चिट्ठी, साइन ऑफ। अमेरिका के पत्रकारों ने दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति को यह पत्र लिखा है। पत्रकारिता का इकबाल बुलंद रहे, इसलिए हमने इस पत्र को आप तक पहुंचा दिया। अब आप आगे अपने खर्चे से गांव-गांव पहुंचा दीजिए, क्योंकि यह पत्र भारत और भारत के पत्रकारों और आप पाठकों के लिए भी लिखा गया है। चर्चा आरंभ करने से पहले हम बीबीसी की एक पहल को सामने लाना चाहते हैं। ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर मची हाय तौबा के इस दौर में बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टोनी हॉल ने स्लो न्यूज का कॉन्सेप्ट पेश किया है। स्लो न्यूज का मतलब यह नहीं कि आज की खबर परसों मिलेगी, आज ही मिलेगी, मगर ठीक से जांच परख के बाद, क्योंकि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर सही खबरों की जगह फेक न्यूज का संसार फैलता जा रहा है। बीबीसी के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि हम सारा इंटरनेट तो संपादित नहीं कर सकते, मगर किनारे भी नहीं बैठ सकते। इसके लिए बीबीसी के भीतर इंटेलिजेंस यूनिट बनाई जा रही है, जो तमाम फेक न्यूज की तथ्यपरक जांच कर उसका भंडाफोड़ करेगी। आप देखेंगे कि ज्यादातर फेक न्यूज राजनीतिक संगठनों और उनके समर्थकों द्वारा फैलाए जा रहे हैं। मीडिया भी राजनीतिक समर्थनों दलों के शह पर और सरकारों के शह पर यह फेक न्यूज बनाने का काम कर रहा है। भारत में भी न्यूज लॉन्ड्री, scroll.in, wire.in, ट्रूथ ऑफ गुजरात जैसी कई वेबसाइट हैं और गाहे बगाहे चैनलों पर भी इस तरह की कोशिश होती रही है, मगर फिर भी फेक न्यूज का जाल जो है वो बड़ा हुआ है। बीबीसी ने इस चुनौती को अभियान के तौर पर स्वीकार किया है। फेसबुक ने भी फेक न्यूज की जांच के लिए टीम बनाने का ऐलान किया है। बीबीसी की यह बात दिलचस्प है कि हमें स्लो न्यूज की जरूरत है, जिसमें गहराई हो, आंकड़े हो, खोज हो, विश्लेषण हो और विशेषज्ञता हो। आप भारतीय चैनलों पर स्पीड न्यूज देखते ही होंगे। दिखने से पहले खबर निकल जाती है, सुनाई देने से पहले ही गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़कर जा चुकी होती है। स्पीड न्यूज के कार्यक्रमों को काफी रेटिंग मिलती है, जिनमें वो सब कुछ नहीं होता जिसकी बात बीबीसी के डायरेक्टर जनरल साहब कर रहे हैं। कहते हैं अमेरिका में मीडिया को लेकर जो हो रहा है, भारत में भी हो चुका है। प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे अपने दो पढ़ाकू साथियों के साथ। दोनों पत्रकार हैं, प्रभात खबर के पत्रकार प्रकाश केरे और बीबीसी के डिजिटल एडिटर, हिंदी के डिजिटल एडिटर राजेश प्रियदर्शी से। राजेश, इस चिट्ठी के संदर्भ में जो अमेरिका में हो रहा है उस पर आपकी पहली टिप्पणी क्या है? देखिए, ये बहुत टकराव वाली चिट्ठी और ये टकराव की हालत यूं ही नहीं आई है, ये एक गंभीर बात है। और
जो पत्रकार हैं जिनको हमेशा से ये पढ़ाया सिखाया बताया गया है कि वो लोकतंत्र में फ्री प्रेस की जो भूमिका है वो जनता के नुमाइंदे हैं और जनता के नुमाइंदे के तौर पर जनता ने जिन लोगों को चुना है उन्हीं लोगों ने पत्रकारों को ये हक दिया है कि उनसे सवाल पूछें। जब बैन करने जैसी बातें होती हैं, जब एक विकलांग पत्रकार का मजाक उड़ाने जैसी चीजें होती हैं, तो जाहिर है कि ऐसा लगता है, और खास तौर पे अमेरिका में प्रेस फ्रीडम जो है वो एक फंडामेंटल वैल्यू की तरह, प्रिंसिपल की तरह लिया जाता है, और उसमें बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि वो बहुत पाक साफ है। जैसा अमेरिका का समाज है वैसा ही अमेरिका का प्रेस है, जैसे कि जैसा भारत का समाज है वैसे ही भारत का प्रेस है। लेकिन ये है कि ये साफ दिख रहा है कि अमेरिका मीडिया जो है उसको ये एहसास हो रहा है कि जो ट्रंप का कार्यकाल होगा उसमें उनके लिए काम करना शायद मुश्किल हो सकता है। प्रकाश, ये ट्रंप ने मीडिया को चुनौती पेश की है या मीडिया अपनी ग्लानि से उभरने का प्रयास कर रहा है? मैं कहूंगा कि जो पत्र आप पढ़ रहे थे उसका जो आखिरी हिस्सा है कि आपने हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिलाई है और हम कोशिश करेंगे उनको फिर से समझने की, और मुझे लगता है कि यही उस लेटर का, बाकी तो रेटोरिक है, बाकी इसको मैं एक पावर खींचतान के रूप में देख रहा हूं, क्योंकि वहां का मीडिया वहां के पावर स्ट्रक्चर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो एक कोई मीडिया कोई होली काऊ नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है, और चूंकि मैं भी उस बिरादरी से हूं, मुझे उन पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि ट्रंप कर क्या रहे थे इतने दिनों से अपने पूरे चुनाव अभियान में। पहली बात कि ट्रंप को ट्रंप बनाने वाला मीडिया, वो मीडिया के कांधे पे ही चढ़ के बने, जो 20-30 साल का उनका सेलिब्रिटी हुड है। दूसरी बात कि जब उन्होंने मीडिया को अटैक करना शुरू किया तो वो क्यों कर रहे थे, इसे हमें समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को मीडिया से परहेज है या वो मीडिया में नहीं आना चाह रहा है। अभी मैं आपको एक सर्वे सितंबर में हुआ था 2016 में, ये गैलप का सर्वे है जो 1972 से हो रहा है। ये देखते हैं कि अमेरिकी लोगों में मीडिया के बारे में विश्वसनीयता, भरोसा कितना है। 32% लोग ये मानते हैं कि ठीक ठाक या अच्छा भरोसा है, सिर्फ ये, जबकि ये आंकड़ा 1976 में 72% था। कम हो गया है मीडिया में बहुत ज्यादा लोगों का। और सबसे ज्यादा कम कहां हुआ है? यूथ में और बुजुर्गों में। वो आंकड़ा है 18 साल की उम्र से 49 साल की उम्र तक सिर्फ 26% लोग मीडिया पे भरोसा करते हैं, और 50 से ऊपर का ये आंकड़ा है 38% का। अब आप देखिए कि अच्छा 2001 में भी ये 55 और 50 था, मतलब कितनी तेज गिरावट है। इसको एक लाइन में सिर्फ इसमें ऐड करूंगा कि ट्रंप ये जो भरोसे की कमी आई है मीडिया को लेके, उसको अपने फायदे के लिए, अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को आगे इस्तेमाल कर रहे हैं और बखूबी कर रहे हैं। मीडिया की कमियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ठीक है, मीडिया में कमी है, लेकिन आप संस्थान के प्रमुख होकर आप उसके अधिकारों को कुचल नहीं सकते उस लाइसेंस से, है ना? बिल्कुल। बेहतर करने में हाथ आप बटा सकते हैं, लेकिन क्या वो जब फेक न्यूज की तरफ इशारा कर रहे हैं तो क्या ये बात सच नहीं है क्या कि बहुत सारे ट्रंप के चुनाव के दौरान मीडिया ने भी हिलेरी क्लिंटन की पक्षधरता, न सिर्फ हिलेरी क्लिंटन की पक्षधरता की, बल्कि उन्होंने, और इसमें आप मुझे बताइए कि आपको क्यों ये शिकायत आज मीडिया कर रहा है कि आपने प्रेस ब्रीफिंग नहीं की, आपने हमारा एक्सेस डिनाई किया। आपको जब उनके ट्विटर पे ही खबर चलानी है, उसके ट्विटर पे ही आपको टेलीविजन स्टूडियो में डिबेट करना है, तो फिर आपको क्या जरूरत है उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर उसके सवाल जवाब करने की? नंबर 1, मीडिया को भी एक चीज समझना चाहिए, मीडिया, अमेरिका का मीडिया भी हवा में रहता है। 1973 में जब उन्होंने निक्सन का इस्तीफा मांग लिया था, निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था, उस समय सिर्फ 3 अखबार थे, नेशनल अखबार अमेरिका में, सिर्फ 3 चैनल थे, एक वीकली था, ठीक है, जो कि मेन सोर्स था। और जैसा मैंने कहा कि 1000 हो गए होंगे, तो चलिए ठीक है। तो अब लोग आपके भरोसे नहीं बैठे हैं कि आप 9 बजे प्राइम टाइम में अगर न्यूज नहीं बताएंगे तो मुझे खबर नहीं मिलेगी, मैं अपने पसंद का, वो झूठा हो सकता है। पर इसके मतलब इसका लाइसेंस थोड़ी ले लेगा कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सामने नहीं आएंगे, आप सवालों का जवाब नहीं देंगे। ट्रंप को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रंप को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप इस क्राइसिस से उभरने के लिए आपके लिए सेल्फ करेक्शन क्या है? वो उस सेल्फ करेक्शन की तो बात पत्रकार कर ही रहे हैं ना, अब कर रहे हैं और अच्छा है, करें, और हमें उम्मीद है कि, लेकिन क्या कर रहे हैं? अभी जैसे ही वो आदमी अपना कैंडिडेट दे रहा है कैबिनेट का, जो अभी सीनेट में हियरिंग चल रही है, कई लोगों को ओके कर दिया भी गया, तो फिर अभी भी मीडिया अपने कैंपेन मोड से बाहर नहीं निकला है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया जितना ज्यादा उनके साथ इस लेवल पर टकराव में जाएगा, वो एक्चुअली मीडिया ट्रंप के ही, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा है
कि ट्रंप का कैंपेन में तो ट्रंप है ही है, ट्रंप के विरोधियों के कैंपेन में भी सिर्फ ट्रंप ही है, तो अल्टीमेटली ट्रंप के एजेंडे पे आप खेल रहे हैं। राजेश, अभी प्रियदर्शन ने अभी याद दिलाया जैसे कि थॉमस जेफरसन जो तीसरे राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि अगर मुझे ये विकल्प दिया जाए कि सरकार और अखबार में से किसे चुनना हो तो मैं अखबार चुनूंगा। जी ठीक है, तो वहीं के राष्ट्र प्रमुख हैं और यहीं के एक राष्ट्रपति जाते जाते तो कह रहे हैं कि अमेरिका के लोकतंत्र को आपको आपकी जरूरत है। मेरिल स्ट्रिप का वो जो भाषण काफी प्रमुख हुआ, पर फिर भी मैं ये जानना चाहता हूं कि आज के जो सेटअप है, मीडिया का जो ढांचा है, उस ढांचे में क्या पत्रकार अपने पत्रकारिता के बुनियादी कर्तव्यों को हासिल कर सकता है? क्या पत्रकारों ने कहा है, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बीबीसी ने कहा है, उस तरह से संगठनों ने नहीं कहा है। दोनों में अंतर पाठक या दर्शक को रखना चाहिए। जी बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अहम बात है कि ये ऊपर से नीचे चलने वाली चीज है। जो काम की संस्कृति किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां कहीं भी आप काम करते हैं, जैसे भी काम करते हैं, वो ऊपर से नीचे तय होता है कि आपके मालिक, आपके संपादक किस तरह व्यवहार कर रहे हैं, और उसके बाद ट्रेनिंग होती है, उसके बाद बहस होती है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे बीबीसी में हम जो काम करते हैं उसके लिए हमारे पास एक छपी हुई एडिटोरियल गाइडलाइन है, और वो गाइडलाइन लेके मैं अपने डायरेक्टर जनरल से बहस कर सकता हूं। इसके बाद भी चिलकोट की रिपोर्ट में बहुत सारे सवाल उठते, गड़बड़ियां होती हैं, वो गाइडलाइन अपडेट की जाती है, उस पर बहस होती है, लेकिन काम की जो संस्कृति है उसमें ये बात आपकी शक्ति से या पावर से नहीं तय होता कि क्या सही है या गलत है, या आपके काम करने के बुनियादी सिद्धांत और तरीके क्या हैं। बुनियादी प्रक्रियाओं की स्थापना से है जी, आप उनका पालन कितना करते हैं, और वो लिखा हुआ है और हर आदमी की टेबल पे रखा है। पर फिर भी चाहे जितने भी प्रकाश करें, जितने भी माध्यमों का प्रसार हो, उनका विस्तार हो, लेकिन फिर भी कोई सत्ता प्रमुख इस तरह से संकेत दे कि हम पत्रकारों, जैसे प्रधानमंत्री अपने साथ पत्रकारों को लेकर नहीं जाते हैं, ठीक, तो हम नहीं जानते कि वो रात में सोते हैं या कब जागते हैं, बताया जाता है तो हम जानते हैं, ठीक है ना। या फिर एक पक्ष दिया जाता है कि आप खर्चे शायद कम कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े लोकतंत्र में वो खर्चा कितना बड़ा होगा वो तो जाना जा सकता है। तो ये कहना एक तरह से लोगों के दिमाग में भी ये बात, लोग इसको महत्व नहीं देते होंगे क्या कि आप राष्ट्रपति होके व्हाइट हाउस से प्रेस के दफ्तर बंद करने की बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। ये जो एक चलन बनता जा रहा है भारत से लेकर वहां तक कि हम सीधा ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, चुनकर इंटरव्यू देंगे, सवाल पहले से तय करेंगे, ये नई बात नहीं है। जो भी व्यक्ति सत्ता में होता है वो किसी न किसी हद तक जो सूचना है, इंफॉर्मेशन है, उसको कंट्रोल करना चाहता है, कंट्रोल करता है। हर अच्छे से ओपन ट्रांसपेरेंट प्रधानमंत्री के कार्यालय में स्पिन डॉक्टर्स होते हैं, बातों को पलटा जाता है, उनको स्पिन दिया जाता है, ठीक है, उनको बदला जाता है, लेकिन सवाल पूछने की बुनियादी आजादी बनी रहती है। उस सवाल का जवाब ठीक से न दिया जाए, कम दिया जाए, अधूरा दिया जाए, लेकिन ये इस बात की गुंजाइश रहती है कि बुधवार को प्रधानमंत्री का क्वेश्चन टाइम होगा, उसमें पत्रकार आएंगे और उनसे सवाल पूछेंगे, ब्रिटेन में जी। और अगर वो क्वेश्चन टाइम का वक्त बदला जाता है, उसको किसी वजह से नहीं होता है, और ये नियमित रूप से होता है, नियमित रूप से होता है, और ये प्रधानमंत्री के काम का हिस्सा है। प्रधानमंत्री देश के लिए जो काम करते हैं उनके काम का हिस्सा है कि आप बुधवार को एक तय समय पे पत्रकारों से मिलेंगे। जी, हर बुधवार को नहीं, महीने के किसी एक बुधवार को। हाँ, ठीक है। पर हमारे देश में भी होता था, पंडित नेहरू के टाइम में वो हर फ्राइडे को या हर दूसरे फ्राइडे को सिर्फ फॉरेन पॉलिसी पे वो पत्रकारों के साथ बात करते थे, रेगुलर फीचर था ये, रेगुलर बात करते थे। यहाँ तो मनमोहन सिंह ने भी चुनिंदा एक आध आखिरी के दौर में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी तो की होगी, मतलब ऐसे उनका भाषण बयान इधर ही रहता है। आजकल तो न्यूज एजेंसी के जरिए फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब अमेरिका में जो फर्स्ट अमेंडमेंट है उनको इतने संवैधानिक अधिकार हासिल हैं, वहाँ की मीडिया को भारत की तुलना में कहीं ज्यादा, शायद वो आर्थिक रूप से सक्षम भी हैं, उनको इस नौबत पर आने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, क्या वो इससे पहले अपना बुनियादी काम नहीं कर रहे थे? जो पत्रकार, आपने कहा कि मूल वाक्य उस पत्र में यही है कि वो कह रहे हैं कि हम ये सोचने के लिए आपने मजबूर किया कि हम कौन हैं और यहां क्यों हैं। क्या वो ये मूल काम पहले नहीं कर रहे थे? ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है, मीडिया में काफी स्पेस है और चीजें कही भी गई, लेकिन एक ओवरऑल एक जो परसेप्शन की बात है, जो छवि बनी है,
और ट्रंप देखिए बार बार कोई भी राइट विंग या जो भी इस टाइप की प्रवृत्तियां होती हैं वो किसी भी देश में हो, वो क्या करेंगे कि आपकी लेजिटिमेसी को इतना डेंजर लेवल पे पहुंचा दे, आप इतना खराब कर दे उसको कि जब आप कभी उसके सही मायने में उस पर जब अंगुली उठाने लगे, कुछ कंक्रीट बात आप कहने लगे, तब तक आपकी विश्वसनीयता इतनी खत्म हो चुकी है कि आपकी बात का कोई भरोसा इसलिए नहीं ये लोग कर रहा। आरंभ से ही पत्रकारों की को बदनाम करने में लगे रहते हैं। बिल्कुल, और ये टेंडेंसी होती है, ये राइट विंग का, मेजोरिटेरियन का ये टेंडेंसी होती है, क्योंकि लेकिन दूसरी तरफ जो राइट विंग नहीं है उसकी भी पत्रकारों पर कंट्रोल करने की अपनी नीति रहती है ना। राइट विंग सिर्फ ऐसा नहीं कि जो लिबरल फोर्सेज हैं उनके सत्ता काल में पत्रकारों को बहुत आजादी। आज तो कोई लिबरल ही नहीं है, आज तो कोई लिबरल नहीं है, दे आर न्यू लिबरल। वैसे कभी था भी नहीं, पिछले 10 साल की सरकारों की हरकत। मैं 10 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो 25-30 साल की बात कर रहा हूं। लेकिन ठीक है, ट्रंप और भारत के संदर्भ में लिबरल और राइट की परिभाषा और ये नियो लिबरल है, इकोनॉमिक राइट है, जिनको आप उदारवादी मानते हैं, जो पिछले हमारी सरकारें नहीं है, वो नियो लिबरल और इकोनॉमिक राइट भी। हम अब आपको जवाब, दोनों के जवाब से यही उम्मीद करते हैं कि आज का एक पाठक, दर्शक या श्रोता रेडियो, इंटरनेट, डेटा, अखबार और टीवी देखने के लिए कम से कम 1000 रुपए खर्च कर देता है, 500 से 1000 रुपए खर्च करता है। तो मैं चाहता हूं कि वो जब अखबार पढ़े उसको ये पता हो कि अखबार पढ़ने से ही पढ़ना नहीं हो जाता है ना, उसमें बहुत सारी खबरों की बारीकियां होती हैं, आंकड़ों का हेरफेर होता है। तो वो क्या करे बेचारा, वो 50 अखबार तो पढ़ नहीं सकता, उसके पास तो नहीं। मुझे लगता है कि सर पाठक को भी मजा आ रहा है, मजा आ रहा है पाठक को। देखिए मुझे बताइए कि ये अलग बात है कि पाठकों का या दर्शक का या लिसनर का एक हिस्सा पॉडकास्ट के जरिए, इंटरनेट रेडियो या नॉर्मल रेडियो या जिस कुछ वेबसाइट्स के नाम आपने गिनाए खुद, या और इस टाइप की कुछ चीजें हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं या कुछ चैनल्स हैं, कुछ अखबार हैं, इन पर कुछ लोग जा रहे हैं। वो बहुत छोटी संख्या है, वो मिनिस्क्यूल है, वो ना तो उसके लिए कोई इकोनॉमिक बेस दे सकती है उस टाइप के इनिशिएटिव्स को। लेकिन आप देखेंगे कि जिस तथाकथित जिस मीडिया की हम भरोसेमंद की बात कह रहे हैं कि कितना भरोसा है उसको, अब 32% लोग ठीक ठाक भरोसा करते हैं। तो कायदे से ये होना चाहिए था कि मेन स्ट्रीम मीडिया की जो बिक्री होनी चाहिए थी वो 32% होनी चाहिए थी, या मान लीजिए कि 10% और जोड़ लीजिए। लेकिन खरीद सब रहे हैं, 80% वो भी खरीद रहे हैं जो जिनका विश्वास मीडिया में। मुझे लगता है कि पब्लिक जो, देखिए अब हम देखिए ऐसे मान लेते हैं कि मीडिया वर्सेस गवर्नमेंट, पब्लिक वर्सेस गवर्नमेंट, तनासा वर्सेस रेस्ट। मुझे लगता है कि चीजें इतनी साफ सुथरी नहीं है। ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है कि पब्लिक में भी वो टेंडेंसीज हैं जो उन टेंडेंसीज को। राजेश, जो स्लो न्यूज का बीबीसी का कॉन्सेप्ट है, मतलब एक हम लोग समझते हैं कि बीबीसी आर्थिक रूप से और किसी भी बाहरी दखल से स्वायत्त संस्था है, एक तरह से ब्रिटेन के संविधान से उसको ये स्वायत्तता हासिल है, मतलब वो प्रदत्त है उसको। लेकिन फिर भी हम बाकी बीबीसी के ही संदर्भ में जानना चाहते हैं कि आज हम लोग हर न्यूज, अब तो ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, तब भी हम ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश चलाते हैं, और शायद हम भी चलाते हैं, और बाकी तो सब हर समय ब्रेकिंग न्यूज चलता ही रहता है। लेकिन एक सामान्य पाठक जानना चाहेगा कि ये स्लो न्यूज क्या है आज के दौर में, जब हर कोई कह रहा है कि इंफॉर्मेशन के इतने सारे मीडिया हैं, मीडियम है, माध्यम है, इधर से ले लो, ट्विटर से ले लो, जिधर से ले लो, कुछ ना मिले तो व्हाट्सएप का अफवाह ले लो, ठीक है। बीबीसी कह रही है कि स्लो न्यूज में हम पालन करेंगे। स्लो न्यूज के बारे में जो टोनी हॉल है बीबीसी के डायरेक्टर जनरल, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है कि बीबीसी दुनिया के उन ऑर्गेनाइजेशंस में है जो इंटरनेशनल ग्लोबल न्यूज ब्रेक करने और ताजा न्यूज देने का काम बरसों से कर रहा है, आगे भी करता रहेगा, लेकिन वो काफी नहीं है, उससे आगे की जरूरत है। क्योंकि अगर आप अपने ऑडियंस को और उसकी जरूरतों को सर्व करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या आगे क्यों कैसे उसकी पृष्ठभूमि, उसका बैकग्राउंड और उसका आगे क्या इंप्लीकेशन उन्होंने देखिए, उन्होंने एक बात बहुत दिलचस्प कही है कि हम पूरे इंटरनेट के अफवाहों को तो एडिट नहीं कर सकते, लेकिन हम किनारे भी नहीं बैठ सकते। वो एक उसका एक अलग हिस्सा है, मैं उस पर आता हूं। पहले स्लो न्यूज के बारे में जरा सा बात करें। स्लो न्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो कंसिडर्ड न्यूज है, कि आप सोचा समझा, एक बार सोचें कि आप क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और जो हुआ है वो तो आपने बताया ये हुआ है, उसके अगले पल दुनिया है बहुत बड़ी है, फिर कुछ और होता है, फिर कुछ और होता है। तो एक तरह की रिलेंटलेस बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, और उस इंफॉर्मेशन का देखने सुनने वाला क्या करे उसमें उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है। खबरें जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके लिए आपको किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की कोई जरूरत अब रह नहीं गई है। क्योंकि जैसे ये कह रहे थे प्रकाश जी, जो ट्विटर पर खबर आ रही है, कोई भी खबर का एकमात्र और प्राथमिक स्रोत जो है उस तरह से नहीं है। प्राथमिक, कई मामलों में तो अंतिम भी नहीं है, प्राथमिक भी नहीं है, कुछ नहीं है।
मैं ना बताऊं, आप ना बताएं, फिर भी लोगों को सब पता चल रहा है, क्योंकि वो इतनी दिशाओं से और अनवरत आ रहा है। उस सूचना का पढ़ने वाला, देखने वाला क्या करे, ये उसकी मदद कौन करेगा? और ये पत्रकारों का ही काम है, क्योंकि पत्रकारों का काम दिन पर दिन बदलता जा रहा है कि वो इंफॉर्मेशन के क्यूरेटर हैं, इंफॉर्मेशन के इंटरप्रेटर हैं, और पर्सपेक्टिव देने का उनका काम है। ठीक है। तो स्लो न्यूज में आप चीजों को क्यूरेट करते हैं, जैसे बम फटता है, ठीक है, तो खबरें एक के बाद एक आती हैं कि बम फटा, कंफर्मेशन हो गई, डीजीपी का स्टेटमेंट आ गया, होम मिनिस्टर ने बोला, 5 मिनट की देर हो जाए, लेकिन हम संसद में निंदा हुई नहीं, लेकिन ये चल रहा है। अब आप उम्मीद करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो सुबह से शाम तक ये देख रहा है, इसमें एक जोखिम है कि आप पीछे रह सकते हैं। नहीं, पीछे सूचना तो आप दे रहे हैं एक के बाद एक, और उसके बाद कोई दूसरी घटना कहीं और हुई और आप यहां से वहां चले गए, और जहां बम फटा था वहां क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसका इम्प्लीकेशन क्या है। तो एक तो चीज है न्यूज, दूसरी चीज है स्टोरी। स्टोरी इज ऑल अबाउट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। तो लोगों का एक्सपीरियंस क्या है, उनकी जिंदगी पर उसका क्या असर हुआ है, ये ठहर के देखने की चीज है, ये कंसिडर्ड चीज है, वो है स्लो न्यूज। प्रकाश, अभी जो एक दो लाइन अगर जोड़ दूं, देखिए बीबीसी ये काम कर सकता है, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस कर सकते हैं, लेकिन मैं हिंदुस्तान की मीडिया में ये टेंडेंसी, अगर ये अच्छा चाहे भी हमारे, मेरा मकसद था कि हिंदुस्तान के जो पाठक हैं, हिंदुस्तान की मीडिया को, वो ये जाने कि बीबीसी ऐसा सोच रहा है। जो लेटर आप पढ़ रहे थे वो कह रहा है कि हम हर जगह रिपोर्टर खड़ा कर देंगे, आपकी खबर निकाल लाएंगे, आप हमें, उसके पास तो रिपोर्टर ही नहीं है, वो अमेरिकन प्रेस क्लब, हमारे यहाँ रिपोर्टर नहीं है। हाँ, वो ठीक है। हमारे यहाँ सारी चीजें एजेंसी से डिसाइडेड होंगी, एनालिस्ट आप रखेंगे नहीं, आप किसी भी न्यूज, बड़े बड़े चैनलों की बात कह रहा हूँ। आजकल सुनते हैं कि न्यूज एजेंसी और जिन एजेंसियों से फुटेज आता है वो कुछ दलों को देते हैं, कुछ दलों का फुटेज न्यूज रूम में नहीं भेजते। फुटेज छोड़ दीजिए, किसी भी न्यूज चैनल के वेबसाइट पे चले जाइए, किसी अखबार के वेबसाइट पे चले जाइए, इंक्लूडिंग योर्स, उसके नीचे बहुत सारे स्टोरी में लिखा रहता है कि ये सेल्फ जनरेटेड है, सिर्फ टाइटल हमने बदला है, सेल्फ ऑटोमेटेड। अब एडिटिंग की भी जरूरत नहीं है, मतलब कम से कम यार स्पेलिंग मिस्टेक तो सुधार दो। अब वो भी नहीं है तो आप कहां से स्लो करेंगे, तो बैठ जाएगा फिर तो हमारे यहां तो सो जाएगा। पर फिर भी जो अमेरिका में ये जो टकराव है, क्या मतलब दुनिया भर में ऐसा हो रहा है कि सरकारें अब मीडिया को बर्दाश्त नहीं कर रही हैं? सर ऐसा तो है नहीं। अगर आपने फर्स्ट अमेंडमेंट में अमेरिका में जब पहली बार दुनिया के किसी संविधान ने अगर इस बात को रखा तो इसका मतलब तो प्रेस की स्वतंत्रता उस समय भी इशू रही होगी। दूसरी चीज, जब फ्रांस की राज्य क्रांति हुई तो उन्होंने म्यूजिकल ड्रामे पर से प्रतिबंध हटाया, क्योंकि वो म्यूजिकल ड्रामा करने वाले राजा का मजाक उड़ाते थे, तो उस पर प्रतिबंध था, तो नाटक वाटक नहीं कर सकते थे अब रोड पे। तो इसका मतलब ये इशू तो हमेशा है। जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की बात कही गई है पत्र में, तो एक ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन तो है, कुछ ऑब्जेक्टिविटी तो है, कुछ सच्चाइयां तो हैं, तो उन सच्चाइयों से आप हिंदुस्तान में एक मंत्री का डिग्री तमाम आरटीआई देने के बाद 2.5 साल में हासिल नहीं कर पाए, है ना? तो इस तरह से जो ये खींचतान चल रही है, इंडिया में भी देख लीजिए, स्मृति ईरानी की जो डिग्री है या प्रधानमंत्री की, वो डिग्री सामने रख देनी चाहिए। तब तक डिग्रियां तो बहुत छोटी चीज है सर, मरने मारने से लेके पैसे गबन करने से लेके अधिकारों से। अभी देखिए छोटी सी एक अखबार में खबर आती है कि एससीजेड का क्या हुआ, 30 साल 20 साल हो गया ना, 15 साल, उसका एक मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन। लेकिन आज अगर लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं करता है, कोई एक दूसरा अखबार करता है कोने में, और फिर वो खबर रह जाती है। और मैं इसमें ये कहूंगा कि सत्ता हमेशा चाहेगी कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन रेस्ट्रिक्टेड रहे, लेकिन पॉइंट यह है कि हमें समझदारी से उसको चैलेंज करना है, बेवकूफी से नहीं चैलेंज करना है, जो अमेरिकी मीडिया कर रहा है। आपके हिसाब से अमेरिकी मीडिया बेवकूफी में मतलब एक डिसेंट वर्ड यूज, अति उत्साह में नहीं, शरारती है, स्वार्थी है, शरारती है और स्वार्थी है। राजेश, अमेरिकी मीडिया के बारे में टिप्पणी करने से ज्यादा जरूरी यह समझना है कि मीडिया का जो पूरा का पूरा व्यवहार है, जिसमें कि जहां हमें बीबीसी में जो ट्रेनिंग दी जाती है उससे क्यों अलग है, वो मैं बताता हूं। पहली बात यह कि एक सर्वज्ञ होने का भाव कि हम पत्रकार हैं, हमें सब पता है, और अगर नहीं पता है तो दिखना नहीं चाहिए कि हमें नहीं पता है। ये हम हमेशा बीबीसी में हमारी ये कोशिश होती है कि नहीं दिखे, नहीं कि हमें अगर नहीं मालूम है, तो हम ये कहें कि ये बात हमें नहीं मालूम है। इसका सबसे सुंदर एग्जांपल का जाते जाते ये कहना कि यू आर नॉट सपोज टू बी साइकोफेंट्स, यू आर सपोज टू बी स्केप्टिक्स। आपसे चमचागिरी की उम्मीद नहीं की जाती है, आपसे ये उम्मीद की जाती है कि हमारी बातों को संदेह से देखें। जी बिल्कुल। बिहार में पैदा हुए जॉर्ज ऑरवेल, जिन्होंने बीबीसी में काम किया 30 और 40 के दशक में, उनका बहुत फेमस कोट है, वो ये कि वो बात जो कोई छिपाना चाहता है वही खबर है, बाकी सब पीआर।
जॉर्ज ऑरवेल की पैदाइश जी बिहार में हुई थी और उन्होंने 1984 और एनिमल फार्म जैसी किताबें लिखी। और 1984 अगर हम मीडिया पे बहस कर रहे हैं और सत्ता पे बहस कर रहे हैं, भारत का कोई नेता किसी पत्रकार को ऐसा कह सकता है? You are not supposed to be sycophants, you are supposed to be skeptics. हाँ सर, वो हमेशा कहते रहते हैं। हाँ, जब भी किसी ये ओबामा जाते जाते कह रहे हैं या ओबामा खुद पालन करते थे? नहीं, देखिए ओबामा पालन करते थे। देखिए, मैं ओबामा का क्रिटिक हूं, लेकिन डेफिनेटली वो एक डिसेंट आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनकी लिगेसी में बहुत झोल है, तो बहुत कुछ पॉजिटिव भी है। और वो बंदा बहुत अच्छे से उसने मीडिया को रेस्पेक्ट किया। लेकिन हमारे नेता बोलते रहते हैं, किसी भी मीडिया संस्थान के दीक्षांत समारोह का वीडियो निकाल के देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप दर्शकों से यही कोशिश थी कि आप समझिए इस भूमिका को, और आप जो ये सोचते हैं कि क्या पत्रकार डर गया है, क्या सरकार पत्रकार को डरा रही है, मेरे हिसाब से आप जब भी किसी सरकार के बारे में अपने मतदान का फैसला करें तो इस बात को सबसे ऊपर रखें, क्योंकि उस राज्य में या उस सरकार की मीडिया अगर स्वतंत्र नहीं है, उस सरकार की भी जिम्मेदारी है कि मीडिया को वो स्वतंत्र रखे, क्योंकि वो लोकतंत्र को बनाए रखने की शपथ लेती है आपके बीच में। तो सबसे पहले आप इस बात पर मूल्यांकन कीजिए कि इस राज्य में या इस देश में मीडिया कितना स्वतंत्र है। अगर वो आपके हिसाब से स्वतंत्र ही नहीं है तो जो भी आप जानते हैं और जिस जानकारी के आधार पर उसको वोट देने जा रहे हैं, आपका फैसला गलत हो सकता है। ब्रेक के बाद जलीकट्ट पर लगी पाबंदी हटाने की मांग तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह पाबंदी लगाई है। राज्य भर में लगातार तीसरे दिन धरना प्रदर्शन जारी है। इस बीच केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि राज्य सरकार के पास इस खेल पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अटॉर्नी जनरल का यह बयान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और ओ पनीरसेल्वम की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात के बाद आया है। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र जलीकट्ट के सांस्कृतिक अहमियत को समझता है, लेकिन वो मामले में दखल नहीं दे सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है। इस मामले में केंद्र सरकार राज्य सरकार के उठाए कदमों का समर्थन करेगी। इसी के बाद ये कयास लग रहे हैं कि तमिलनाडु सरकार जलीकट्ट पर पाबंदी को हटाने के लिए अध्यादेश का रास्ता चुन सकती है। लेकिन जलीकट्ट को लेकर इतना हंगामा क्यों बरपा है, इसे बारीकी से समझने के लिए ये लंबी रिपोर्ट आप देखिए। चेन्नई की पहचान मरीना बीच। बीते मंगलवार को करीब 50 लोगों के विरोध से शुरू हुए प्रदर्शन में अब हजारों लोग जुड़ चुके हैं। उनकी मांग है कि तमिलनाडु के पारंपरिक खेल जलीकट्ट पर पाबंदी को सुप्रीम कोर्ट खत्म करे और उसकी इजाजत दे। ऐसे ही प्रदर्शन पूरे तमिलनाडु के अलग अलग इलाकों में दिखाई दे रहे हैं। दिन रात चल रहे इन प्रदर्शनों की गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। धीरे धीरे अब यह मुद्दा तमिल अस्मिता से जुड़ने लगा है, जो ज्यादा चिंता की बात है। तमिलनाडु में हर वर्ग, हर उम्र के लोग जलीकट्ट के समर्थन में हैं। क्या नेता, क्या अभिनेता और क्या खिलाड़ी। तमिलनाडु में इस मुद्दे ने सबको एक मंच पर खड़ा कर दिया है। पूर्व वर्ल्ड चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने ट्वीट किया कि जलीकट्ट एक सांस्कृतिक प्रतीक है, इसका सम्मान करें। मैं पशु अधिकारों के साथ हूं, लेकिन यहां यह परंपरा और आजीविका का मुद्दा है। मेरा राज्य एक सुर में उठ रहा है, शांति के साथ। यहां नई पीढ़ी आधुनिक है, लेकिन संस्कृति से जुड़ी है। जाने माने क्रिकेटर आर अश्विन ने ट्विटर पर लिखा, पूरे तमिलनाडु में शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहे हैं। शांति के साथ हमारा निश्चय हमारी मांग को सही संदर्भों में दिखाएगा। खिलाड़ियों के अलावा तमिल फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियां भी इस विरोध में एकजुट हैं। रजनीकांत, कमल हासन, विजय, विक्रम, सुरैया, धनुष सभी एक सुर में जलीकट्ट पर से पाबंदी हटाने की मांग कर रहे हैं। सबकी दलील है कि यह पाबंदी तमिलनाडु की संस्कृति के खिलाफ है। लेकिन सवाल यह है कि यह जलीकट्ट है क्या, इसे लेकर इतना हंगामा क्यों बरपा है। दरअसल फसल की कटाई के मौके पर 4 दिन तक चलने वाले पोंगल उत्सव के तीसरे दिन मट्टू पोंगल को जलीकट्टू खेला जाता है। तीसरा दिन मवेशियों को ही समर्पित होता है। तमिल में जली का अर्थ है सिक्के की थैली और कट्टू का अर्थ है बैल। इस खेल में बैलों के सींगों पर सिक्कों की थैली बांधी जाती है
और बैलों को पकड़कर सिक्के हासिल करने की कोशिश होती है। तमिलनाडु में बैलों को गायों के मुकाबले ज्यादा अहमियत दी जाती है। वो खेत में हल चलाने के काम आते हैं, सामान से लदी गाड़ी खींचने के काम आते हैं और गायों के गर्भधारण के काम भी। जलीकट्टू में मंदिरों के बैलों को खेल के लिए तैयार किया जाता है। मंदिरों के बैलों को सभी मवेशियों का प्रमुख माना जाता है। सभी गांवों के मंदिरों के बैलों को एक ही जगह लाया जाता है। इसके बाद इन बैलों को मैदान में एक के बाद एक छोड़ा जाता है। लोग इन बैलों को पकड़ने की कोशिश करते हैं और उन्हें रोकते हैं, उन पर सवारी की कोशिश करते हैं। जिन बैलों को आसानी से पकड़ लिया जाता है उन्हें कमजोर माना जाता है और उन्हें किसान घरेलू कामों के लिए रखते हैं, और जिन पर वो काबू नहीं कर पाते उन्हें सबसे मजबूत माना जाता है और फिर वो गोवंश की बेहतर नस्ल को बढ़ाने यानी गायों के गर्भधारण के काम में लाए जाते हैं। तमिलनाडु का ये पारंपरिक खेल 2500 साल पुराना बताया जाता है। एक गुफा पर 2500 साल पुराना भित्ति चित्र मिला है जिसमें बैल को साधने की कोशिश करता आदमी दिख रहा है। अपनी मौजूदा शक्ल में यह त्योहार 400 से लेकर 1000 ईसा पूर्व से चल रहा है। तमिल साहित्य में कई जगह जलीकट्टू के खेल का आनंद लेते लोगों के उल्लेख हैं। तमिलनाडु के किसानों के लिए जलीकट्टू इंसानों और मवेशियों के बीच के रिश्ते को दिखाने का भी मौका होता है, लेकिन परंपरा का यह रूप बीते कुछ सालों में बिगड़ा है और इसी वजह से पशु प्रेमी इसके खिलाफ भी हुए। दरअसल बैल बहुत ज्यादा हिंसक नहीं होते। ऐसे में खेल को रोमांचक बनाने के लिए कई बार उनके साथ दुर्व्यवहार, उकसाने, शराब पिलाने, नुकीली चीजों से दागने की घटनाएं सामने आईं। यहां तक कि कुछ जगहों पर बैलों की आंखों पर मिर्च झोंकने की भी खबरें आईं। यही नहीं, बैलों पर सट्टा लगना भी शुरू हुआ, जिसकी वजह से बैलों के साथ खराब सलूक बढ़ने लगा, उन्हें चोट लगने की घटनाएं बढ़ने लगीं। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इस खेल के दौरान लोगों को भी काफी चोटें आईं। 2010 से 2014 के बीच करीब 17 लोग जलीकट्टू के दौरान मारे गए और 1000 के करीब घायल हुए। इस सब के मद्देनजर 10 साल तक पशु प्रेमियों और पशु कल्याण संस्थाओं जैसे पेटा और FIAPO ने इस मामले में अदालती लड़ाई लड़ी। 7 मई 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू पर पाबंदी लगा दी। इस पाबंदी के खिलाफ केंद्र सरकार एक आदेश ले आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। 9 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए कहा कि मनोरंजन के लिए बैलों की लड़ाई को इजाजत नहीं दी जा सकती। यह संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है और जानवरों के प्रति क्रूरता के कानून के भी। आधुनिक युग में अगर आपको ऐसा कोई मनोरंजन करना है तो कंप्यूटर पर करिए। तमिलनाडु की सरकार ने दलील दी थी कि मैराथन में भी तो लोग दौड़ते हैं, तो इस दौड़ में दिक्कत क्या है। कोर्ट ने कहा कि मैराथन दौड़ें या नहीं ये लोगों की इच्छा पर है, लेकिन जलीकट्टू में दौड़ने वाले बैल अपनी इच्छा नहीं रख सकते। 14 जनवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पाबंदी को फिर सही ठहराया। इस वजह से लगातार तीसरे साल इस बार पोंगल के मौके पर जलीकट्टू की इजाजत नहीं मिली। इस बीच पशु कल्याण से जुड़ी संस्थाएं इस पाबंदी को सही बता रही हैं। पेटा के इंडिया CEO पूर्वा जोशीपुरा ने कहा कि उन कानूनों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जिनके तहत जलीकट्टू, बैलों की दौड़ और बैलों की लड़ाई पर पाबंदी लगाई गई है। क्रूरता क्रूरता है, क्रूरता संस्कृति नहीं हो सकती। इस मामले में गुरुवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री O पन्नीरसेल्वम दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और सुप्रीम कोर्ट की लगाई पाबंदी हटाने के लिए अध्यादेश लाने की मांग की। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र जलीकट्टू की सांस्कृतिक अहमियत को समझता है, लेकिन मामले में दखल नहीं दे सकता क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। केंद्र राज्य सरकार के उठाए कदमों का समर्थन करेगा। सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी का विरोध करने वालों का मानना है कि केंद्र के इस रुख के बाद पन्नीरसेल्वम सरकार जलीकट्टू को वापस लाने के लिए कुछ कदम उठाएगी। इस बीच इस पूरे विरोध के दौरान अच्छी बात यह है कि ये प्रदर्शन मोटे तौर पर शांतिपूर्ण रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, इंडिया।